Hello class 8. Welcome to RS Anand Sanskar Public School. I am Varsha ma'am again with you. Today we are going to start our second chapter, Microorganisms Friend and Foe. We will learn about microorganisms, types of microorganisms, useful microorganisms. Students, our first point is microorganisms. So many kinds of living organisms present all around us which cannot be seen with naked eyes. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उससे पहले ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. These are called microorganisms और माइक्रोब्स, इनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स के साथ साथ माइक्रोब्स भी बोला जाता है. They are seen only with माइक्रोस्कोप्स. ये इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है. माइक्रोब्स आर कैन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर माइक्रोब्स की बात करें तो ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बगैर एक तरह से कोई भी हमारी एक्टिविटी या हमारी कह लीजिए हमारी बॉडी का फंक्शन कुछ भी कंप्लीट नहीं माना जा सकता. द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं, साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. मोस्टली दे आर यूजफुल फॉर अस, बट सम ऑफ देम आर हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीजेस. इसमें से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं ये मोस्टली हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल हैं और जिनकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं. इस तरह से अगर देखा जाए तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फो भी कहलाते हैं. इट मीन्स एनिमी भी होते हैं. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक वाज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही माइक्रोब्स की खोज की थी और उस पर अपनी स्टडी की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. Our next point is types of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के टाइप्स कितने होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, algae and viruses. So first point is bacteria. These are oldest organisms. इनको सबसे पुराना organisms माना गया है. They are unicellular and exist everywhere. ये unicellular होते हैं यानी single cell organisms हैं और ये सभी जगह मौजूद होते हैं. For example, air, water, soil, in bodies of other living organisms. यहाँ तक कि हवा, पानी और मिट्टी के अलावा ये जो अदर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में भी पाए जाते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स. बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं. फर्स्ट, रॉड शेप. इट इज कॉल्ड बेसिलस. ये रॉड शेप का होता है. सेकेंड, स्फेरिकल. इट इज कॉल्ड कोकस. Third, spiral. It is called spirillum. And fourth, curved shape. It is called vibrio. ये सभी अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग शेप के होने के कारण इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. सेकेंड, प्रोटोजोआ. These are single cell organisms. They move from one place to another and capture food. सेकेंड, प्रोटोजोआ होते हैं. ये सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं या होते हैं और ये अपने फूड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं और इस मूवमेंट के लिए इनकी बॉडी के ऊपर कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं, जिसके थ्रू वो वाटर में फ्लोट करते हैं. जैसे इनके एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. ये सभी आपके प्रोटोजोआंस हैं जिनको प्रोटोजोआ में रखा गया है और इनकी बॉडी पे ये हेयरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हीं को सीलिया बोलते हैं और इसके थ्रू ये फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट, फंजाई. दीज आर ग्रुप ऑफ डाइवर्स organisms that feed on decaying matter.
अगर फंजाई की बात करें तो इनको बहुत से अलग अलग ग्रुप में रखा गया है और ये डिकेइंग मैटर्स यानी जो चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं उनके जरिए अपने भोजन को बनाने का काम करते हैं या उन्हें खाते हैं। दे आर लाइक प्लांट्स बट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ये प्लांट्स की तरह होते तो हैं लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी नहीं करते हैं। फंजाई आर यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट। अदर आर मल्टीसेलुलर लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे मोल्ड और मशरूम की बात होती है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोल्ड्स। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट, एल्गी। दीज आर ग्रुप्स ऑफ सिंपल प्लांट्स। ये एक सिंपल प्लांट्स का ग्रुप है। दे डू नॉट हैव एनी रूट एंड शूट सिस्टम। लेकिन जैसे प्लांट्स में रूट और शूट सिस्टम पाया जाता है, एल्गी में ऐसा नहीं होता। इसमें रूट और शूट सिस्टम नहीं पाए जाते। दे हैव क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके नाम हैं आपके क्लोरेला, डाइटोमस एंड क्लेमाइडोमोनास। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कह लीजिए वायरस। These are the tiniest microorganisms। ये बहुत ही छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। So they can be seen only with electron microscopes, जिसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। They can multiply and grow only inside the cells of another living organisms। ये हमेशा जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर या उनकी सेल में जाकर ही ग्रोथ करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जिनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट किसी लिविंग सेल के जरिए ही मिलता है जहां वो प्रॉपर ग्रोथ करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। Friends, our next point is growth of microorganisms. As discussed earlier, microorganisms can survive in all types of environment such as ice cold region, desert, hot spring, marshland, etc. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स सभी तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में, डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों में, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले प्रदेशों में, या ऐसे प्रदेश जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना ठंडी हो, दोनों ही तरह की स्थितियाँ हो। दीज आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। ये मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिक्वायर द फॉलोइंग सुटेबल कंडीशन। माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो सुटेबल कंडीशंस हैं वो नीचे दी गई हैं। ऑक्सीजन, माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आर नोन एज एरोबिक, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइफ्लोकोकस एक्सेट्रा। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे, कुछ क्या सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं उनको एरोबिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाइफ्लोकोकस है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन आर नोन एज एनएरोबिक, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, इश्चेरेचिया कोलाई। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, उन्हें एनएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट और इश्चेरेचिया कोलाई इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, सुटेबल कंडीशन में वाटर आता है। वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इज़ अवेलेबल एज मॉइस्चर। पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इनके लिए,
जो कि मॉइस्चर देता है उन्हें, जो एक सूटेबल कंडीशन बनाता है। टेम्परेचर, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज़ बिटवीन 25 एंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। सनलाइट, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स thrives best in dark place and direct sunlight kill them। सनलाइट, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको अगर देखा जाए तो ग्रोथ के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट सन की रेज में आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, डिज़ोल्व, ख़त्म हो जाते हैं एक तरह से। देन लास्ट, फूड, डिपेंडिंग अपॉन द फूड सप्लाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, फोटोसिंथेटिक एक्सेट्रा। जिस तरह का भी भोजन वे लेते हैं उसके आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड फोटोसिंथेटिक एक्सेट्रा। Our next point is useful microorganisms. Microorganisms are useful in many different ways. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात करें और उनके उपयोग की बात करें तो इनको बहुत से अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। Their uses can be divided into commercial, medicinal, agricultural and environmental। इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ को अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि औद्योगिक स्तर पर, मेडिसिनल कह लीजिए तो दवाइयों के बनाने में, एग्रीकल्चरल यानी हमारी खेती में, और इन्वायरमेंटल यानी हमारे आसपास के वातावरण, सराउंडिंग को क्लीन करने में। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और उनका यूज़ हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंफर्म करते हैं। फर्स्ट, कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस यानी औद्योगिक स्तर पर अगर देखें तो मेकिंग ब्रेड के बनाने में माइक्रोब्स की या तो यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स का। मेकिंग कर्ड एंड चीज़ में, मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस में यानी जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उनके बनने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। सेकेंड, मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस में आपका मेकिंग एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमको किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करती हैं। और मेकिंग वैक्सीन, और कुछ वैक्सीन्स होते हैं जिनको टीकाकरण कहते हैं, इनके द्वारा हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल यूजेस में आते हैं। दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कलेक्टेड वेस्ट। ये जितने भी कलेक्टेड वेस्ट होते हैं वो हमारे हाउस के थ्रू जो भी निकलते हैं या बाहर जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं उन सभी जितने भी ये वेस्ट होते हैं इन सभी को ये डिकम्पोज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में नष्ट करके, तोड़ के पूरी तरह से समाप्त करते हैं। These waste material are converted into useful manure by the microbes। और इन्हीं वेस्ट को ये बहुत ही यूजफुल मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में करते हैं। और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि ये सॉइल की न्यूट्रिशन को बढ़ाती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर आर यूज इन एग्रीकल्चरल यूजेस। एग्रीकल्चरल यूजेस की बात करें तो जो माइक्रोब्स होते हैं ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि सभी लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है और उससे जो हमारी सॉइल है उसकी कह लीजिए कि जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उनके जरिए। तो इस तरह से ये जितने भी आपके यूजेस हैं इनको देखेंगे तो ये पता चलता है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर होमवर्क। Try to find answers of these questions from the given PDF. In the next video, we will discuss these questions. Till then, it's goodbye from here.
थैंक यू।